गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड EL210 सी प्रोग्रामिंग की सेकेंड यूनिट का टॉपिक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में इन डिटेल। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है। जैसा कि हमने यूनरी ऑपरेटर में डिस्कस किया था कि यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो एक ऑपरेंड को एज ए इनपुट लेते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक ऑपरेंड को यूज़ करते हैं या फिर वन ऑपरेंड को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है, राइट। इसी तरह से बाइनरी का मतलब होता है दो। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दो आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं या दो आर्ग्यूमेंट्स या दो वेरिएबल्स या दो ऑपरेंड्स पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिन ऑपरेटर्स का, वो ऑपरेटर्स हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उनको कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल, बिटवाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम वन बाय वन इन सभी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखो, आपको पता है कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो किसी ऑपरेशन को इंडिकेट करता है या किसी ऑपरेशन को डिफाइन करता है, राइट। अर्थमेटिक की बात करें हम, मतलब कि बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जब हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या है, दो ऑपरेंड्स को ऐड करना। मतलब ए और बी जो है वो यहाँ पे क्या होंगे, ऐड होंगे, राइट। अगर सब्ट्रैक्शन है तो ए जो सेकंड ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट ऑपरेटर से। अगर मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ए और बी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो सिंबल है ये है डिवाइड का, ठीक है। और ये जो सिंबल है परसेंट का सिंबल, ये बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर होता है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी ऑपरेंड्स हैं उनको डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है वो हमारा मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। मतलब मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करके हम किन्हीं भी दो नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर b की वैल्यू 20 होती और a की वैल्यू 10 होती तो 20 इज़ डिवाइडेड बाय 10, तो रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, 0। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो क्या देता है, बेसिकली वो रिमाइंडर देता है, ठीक है, शेषफल देता है, राइट। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। फिर है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर है जो दो वेरिएबल्स या दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन शो करेंगे, ठीक है। रिलेशन मतलब कि वो इक्वल हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह का रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल इक्वल ऑपरेटर। इक्वल जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को जिन दो ऑपरेंड्स के लिए हम अप्लाई करेंगे उन दोनों ऑपरेंड्स को कंपेयर किया जाएगा इक्वालिटी के लिए कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल होते हैं तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी और ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट मीन्स कि चेक इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने a इक्वल्स b किया है तो इसका मतलब ये है कि a और b की वैल्यू को चेक किया जाएगा कि क्या वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल होते हैं तो ये जो फंक्शन या ये जो स्टेटमेंट है ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है,
जब हम a और b को इक्वालिटी के लिए चेक करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, क्या 10 इक्वल्स टू b है, नहीं है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू जो है वो दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को चेक करेगा कि वो इक्वल है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोनों जो फंक्शंस हैं, दोनों जो ऑपरेटर्स हैं, इनमें ये डिफरेंस है कि इक्वल इक्वल जो है वो दो वैल्यूज़ के इक्वल होने पे ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन नॉट इक्वल्स टू ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो क्या 10 20 के इक्वल है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू रहेगी। 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 20, कंडीशन ट्रू। ठीक है, इसी तरह से है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन जो ऑपरेटर है ये चेक करेगा कि जो लेफ़्ट ऑपरेंड जो है वो हमारा क्या राइट ऑपरेंड से ग्रेटर है। अगर लेफ़्ट ऑपरेंड ग्रेटर होता है तो ये फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे हमने यहाँ पे a की वैल्यू ली थी 10 और b की ली थी 20, तो क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये जो ऑपरेटर है या ये जो स्टेटमेंट है ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से लेसर देन की, यहाँ पे क्या होगा कि लेफ़्ट हैंड जो ऑपरेंड होगा वो अगर छोटा है, लेस देन है राइट हैंड ऑपरेंड से, तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे a इज़ लेस देन b के लिए हम चेक करेंगे, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20, क्या 10 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे सिर्फ हम ग्रेटर देन की कंडीशन को चेक कर रहे थे। मान लो कि a जो है उसकी वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी 10 है, क्या 10 10 से बड़ा है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 10 10 के इक्वल है, 10 10 से बड़ा नहीं है। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो है ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब ये जो ऑपरेटर है ये ग्रेटर देन के लिए भी चेक करेगा और इक्वल टू के लिए भी चेक करेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। जैसे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू भी 10 है, तो ये फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। उसी तरह से लेस देन इक्वल्स टू जो है इसके अंदर दोनों कंडीशंस जो हैं उनके लिए कंपेयर किया जाएगा, आइदर लेस देन और इक्वल टू, मतलब इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन जो है उसके लिए अगर ट्रू हुआ तो ये हमारा फंक्शन या जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे a की वैल्यू 20 हमने मानी है और b की वैल्यू भी 20 मानी है, तो इक्वल हो गए। अगर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तब भी ये ट्रू रहेगा, राइट। तो दोनों कंडीशंस के लिए चेक करेगा, आइदर लेस देन और इक्वल टू, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये ऑपरेटर्स जो हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका कंसेप्ट पढ़ा होगा कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, और क्या होता है और नॉट क्या होता है। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, जब दोनों ट्रू हों, राइट। जैसे दो वेरिएबल्स लिए हैं या फिर दो इनपुट लिए हैं, उन पे अगर हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कंडीशन क्या होगी, मतलब वो जो पर्टिकुलर एंड ऑपरेशन है वो हमें कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब दोनों इनपुट वेरिएबल्स जो हैं वो ट्रू रहेंगे। जैसा कि आपने बाइनरी के अंदर भी इसको डिस्कस किया होगा कि बाइनरी जैसे हमने दो इनपुट्स लिए हैं तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 की एक सीरीज़ बनाते हैं हम, ट्रुथ टेबल जो बनाते हैं हम। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एंड ऑपरेशन जो है, एंड ऑपरेटर जो है वो रिज़ल्ट हमें ट्रू देगा जब दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो ट्रू रहे। ठीक है, अगर एक भी ऑपरेंड हमारा फॉल्स है तो वो हमें आउटपुट जो है वो हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंप्यूटर्स में अगर इसको देखें तो जैसे मान लो हम
कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि कोई दो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, उनके ट्रू होने पे ही हमारा स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम एंड का यूज़ कर सकते हैं या और का यूज़ कर सकते हैं या नॉट का यूज़ कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो एंड जो ऑपरेटर है इसको लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहा जाता है। अगर दोनों ऑपरेंड्स का मतलब है वो दोनों ऑपरेंड्स जिस पे इस ऑपरेटर को अप्लाई किया गया है वो अगर नॉन ज़ीरो हैं तो कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। मतलब अगर ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये नॉन ज़ीरो है और ये ज़ीरो है तो इसका मतलब फॉल्स रहेगी, राइट। और जो है वो होता है कि अगर दोनों में से एक भी ऑपरेंड नॉन ज़ीरो है, ठीक है, जैसे मान लो कि ए की वैल्यू तो है 10 और बी की वैल्यू है 0, तो 10 एंड 0 क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। अगर लॉजिकल और है तो उस केस में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 0 है तो एक कंडीशन तो ट्रू है, तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रिवर्स कर देता है लॉजिकल स्टेट को। मतलब कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है या किसी पर्टिकुलर फंक्शन का रिज़ल्ट जो है वो अगर ट्रू आ रहा है तो उस रिज़ल्ट को क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा, मतलब फॉल्स कर देगा। और अगर किसी ऑपरेशन का जो रिज़ल्ट है वो हमारा फॉल्स आ रहा है और उस पर हमने नॉट ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया तो वो फॉल्स जो है वो ट्रू हो जाएगा, राइट। तो हमने जैसे यहाँ पे देखा था ए एंड बी का रिज़ल्ट क्या था, फॉल्स था, राइट। अब अगर इस फॉल्स पे हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो वो हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देखो आप इसको किस तरह से कंसीडर करोगे, नॉट फॉल्स, अगर कोई चीज़ फॉल्स नहीं है तो वो क्या होगी, ट्रू होगी, राइट। इसी तरह से अगर मान लो इस पे हम अप्लाई करें नॉट, तो नॉट ट्रू, अगर कोई चीज़ ट्रू नहीं है तो इसका मतलब वो फॉल्स है, राइट। तो नॉट ऑपरेटर को यूज़ करके जो भी लॉजिकल स्टेट है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। लॉजिकल स्टेट का मतलब ये है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर सकते हैं, फॉल्स है तो ट्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं वो बेसिकली बाइनरी पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। मतलब कोई भी ऑपरेंड जो है वो हमारा पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा और फिर बिट जो है वो रिजल्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, सबसे पहले है एंड। बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। ठीक है, मतलब ए जो है वो बाइनरी में लिखा जाएगा, बी जो है वो भी बाइनरी में लिखा जाएगा। अब जहाँ पे दोनों ऑपरेंड्स हैं, जैसे इसको 8 बिट में कन्वर्ट किया, इसको भी 8 बिट में किया। अब जैसे हम एडिशन करते हैं उसी तरह से हम बिट बाय बिट जो है वो क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर दोनों जो ए और बी दोनों ऑपरेंड्स में अगर 1 1 है तो हमारा आउटपुट जो है वो भी 1 आएगा। अगर 1 0 है तो 0 आएगा। मतलब हम परफॉर्म एंड ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन उस एंड को हम बिट बाय बिट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से है और बाइनरी और ऑपरेटर जो है वो कॉपी करेगा बिट को इफ़ इट एग्जिस्ट इन आइदर ऑपरेंड। ठीक है, मतलब ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं, इन दोनों ऑपरेंड्स पे जब हम और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, बिट बाय बिट करेंगे, राइट। तो अगर एक भी बिट के लिए 1 है तो आउटपुट में भी 1 आएगा। इसी तरह से एग्जॉर जो है वो बेसिकली क्या करता है कि एक ऑपरेंड जो है वो हमारा 1 होना चाहिए।
ठीक है, पर दोनों नहीं होने चाहिए। मतलब या तो 0 0 की 0 1 की कंडीशन हो या 1 0 की कंडीशन हो। अगर दोनों ऑपरेंड्स जो हैं हमारे वो 1 हो गए तो आउटपुट फॉल्स रहेगा, मतलब आउटपुट बिट जो है वो हमारी 0 रहेगी। अगर इनमें से एक भी 1 हुआ है ना, एटमोस्ट एक होना चाहिए, एटमोस्ट भी नहीं, एग्जैक्टली एक होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 0 हुआ तो 0 होगा, 0 1 हुआ तो 1 होगा, 1 0 हुआ तो 1 होगा। लेकिन अगर दोनों 1 1 हो गए तब भी इसका आउटपुट जो है वो 0 रहेगा, राइट। तो जो आउटपुट बिट है वो हमारी सेट होगी 1 होगी अगर वो एक ऑपरेंड में है, दोनों में नहीं होनी चाहिए, राइट। इसी तरह से टिल्ड जो साइन है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि बिट्स को फ्लिप कर दो, अगर 0 है तो 1 और 1 है तो 0, राइट। इसी तरह से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेंड होता है उसकी वैल्यू को लेफ़्ट में मूव किया जाता है। ठीक है, जितनी भी बिट्स हमारी राइट में स्पेसिफाइड होता है उनसे, मतलब जैसे ए फिर लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और फिर बी हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ए है इसके जो बाइनरी नंबर्स हैं, मतलब बिट्स जो हैं इसकी, उनको मूव किया जाएगा लेफ़्ट साइड में बाय 2, मतलब 2 बिट्स को मूव किया जाएगा। इसी तरह से राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, तो इसमें क्या होगा कि जो ऑपरेंड की वैल्यू है उसको मूव करवाया जाएगा राइट के अंदर बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। मतलब 2 बिट्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 बिट्स को राइट की तरफ मूव करवाया जाएगा। जैसे 1 0 1 1 है तो अब 2 बिट्स चली गई आगे, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 बिट्स क्या हो गई, 1 0 हो गई। इसी तरह से यहाँ पे 1 0 अगर 1 1 है, इनको हमें लेफ़्ट में मूव करवाना है, तो 1 0 हट गई, 1 1 2 ऑपरेटर्स हो गए और इधर से हमारे 0 ऐड होते जाएंगे, राइट। तो ये होता है बिटवाइज ऑपरेटर, मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जो बिट्स पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटर है जो वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि राइट हैंड साइड के अंदर जो भी वैल्यू है वो लेफ़्ट हैंड साइड के ऑपरेटर को असाइन हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने लिखा c = a+b, तो अब जो a + b का एडिशन है वो c को असाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू थी 10, b की वैल्यू थी 20। अब a + b मतलब 10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली 30 हो जाएगी। मतलब राइट हैंड साइड कौन सी है, ये है, और लेफ़्ट हैंड साइड ये है। तो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी वो लेफ़्ट हैंड साइड का जो ऑपरेंड है उसको असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब लेफ़्ट और राइट हम किसका देखेंगे, इस पर्टिकुलर ऑपरेटर का देखेंगे। तो इस ऑपरेटर के जो राइट में होगा वो वैल्यू असाइन होगी किसको, जो इसके लेफ़्ट में होगा, राइट। जैसे नॉर्मल हम मैथ्स के अंदर भी लिखते हैं कि सपोज x = 5, राइट। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, x को 5 वैल्यू से असाइन किया है, x की वैल्यू हमने 5 मानी है, राइट। तो हम बेसिकली कैसे लिखते हैं, x = 5 लिखते हैं। तो अब x की वैल्यू कितनी है, 5 है। उसी तरह से यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, c = a + b है, तो इसका मतलब a + b की जो वैल्यू है वो हमारी c को असाइन हो गई है, राइट। नेक्स्ट, इसके असाइनमेंट ऑपरेटर को हम ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है कि राइट एंड जो लेफ़्ट साइड के ऑपरेंड्स हैं उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिज़ल्ट को असाइन करता है लेफ़्ट ऑपरेंड पे। ठीक है, मतलब जो भी हमने यहाँ पे ऑपरेटर लिखा होगा वो ऑपरेटर जो है वो किस पे अप्लाई होगा, जो भी लेफ़्ट ऑपरेंड है उस पे और जो राइट ऑपरेंड है उस पे, और इनकी जो वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी लेफ़्ट ऑपरेंड को। जैसे फॉर एग्जांपल c + = a लिखा है,
इसका मतलब क्या है, C इक्वल्स टू C प्लस A, मतलब कि ये जो ऑपरेटर है इसके लेफ़्ट और राइट जो दो ऑपरेंड्स थे, इन दोनों पे ऑपरेशन ये परफॉर्म होगा, जो भी ऑपरेटर जो सिंबल है ये वो, और ये वैल्यू असाइन होगी किसको, लेफ़्ट ऑपरेंड को। तो लेफ़्ट में क्या है, C, तो C इक्वल्स टू C प्लस A भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया है, उसी तरह से माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, हम सारे ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर्स। देखो, यूनरी के अंदर वन ऑपरेंड को यूज़ करते थे, बाइनरी में दो ऑपरेंड्स को यूज़ करते थे। तो टर्नरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जो तीन वेरिएबल्स को या तीन आर्ग्यूमेंट्स को एज ए इनपुट लेते हैं, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर जो है उसका सिंबल क्या है, क्वेश्चन मार्क और फिर कॉलन, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, किस तरह से ये यूज़ होता है, ये हम देखेंगे। तो इसमें बेसिकली तीन आर्ग्यूमेंट्स होंगे। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली कंपैरिजन आर्ग्यूमेंट होगा। सेकंड जो है वो रिज़ल्ट होगा अगर ये कंपैरिजन आर्ग्यूमेंट ट्रू होता है तो, और थर्ड जो है वो होगा रिज़ल्ट अगर ये फॉल्स होता है तो, ठीक है। इसका सिंटेक्स हम देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो। तो यहाँ पे कंडीशन लिखी जाएगी सबसे पहले, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में वैल्यू, वो वैल्यू जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे आएगी, ठीक है, या फिर वो स्टेटमेंट जो हमें एग्जीक्यूट करना है इस कंडीशन के ट्रू होने पे, और फिर कॉलन के बाद वो स्टेटमेंट जो हमें इसके फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करवाना है। इसको आप एक सिंपल इफ़ एल्स भी मान सकते हो कि सिंपल एक इफ़ एल्स का स्टेटमेंट है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब इफ़ की कंडीशन ट्रू तो ये, एल्स ये। तो ये एक सिंपल इफ़ एल्स का जो स्टेटमेंट है या उसका जो इफ़ एल्स ब्लॉक है उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 और c, मतलब हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, a, b और c, तीनों इंटीजर टाइप के हैं। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। अब c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू हम डिसाइड कर रहे हैं इस टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। अगर a की वैल्यू लेस देन 20 है, राइट, ये हमारी कंडीशन है। अगर a की वैल्यू लेस देन 20 है तब तो c इक्वल्स टू a हो जाएगा, क्योंकि c इक्वल्स टू मतलब इस स्टेटमेंट का, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा, a आएगा, राइट। अगर ये फॉल्स है तो b आएगा। तो अब देखो, a की वैल्यू थी 10 और b की वैल्यू है 20। 10 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या होगा, a। तो इसका मतलब क्या हुआ, c इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 10, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू हमारी फॉर एग्जांपल 30 होती तो ये कंडीशन हमारी फेल हो जाती। ये कंडीशन फेल हो जाती मतलब फॉल्स हो जाती, इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता। मतलब c इक्वल्स टू कितना होता है, b होता है। b की वैल्यू कितनी है 20, तो c की वैल्यू कितनी होती, 20 होती। तो इस तरह से यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट्स को लिया गया है। फर्स्ट जो है वो कंडीशन है, सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो रिज़ल्ट के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होगा, और थर्ड हमारा आर्ग्यूमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये थे आपके बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो बेसिकली ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो डिटरमाइन करेगा ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स की, कि किस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें किस तरह से टर्म्स को ग्रुप करना है, और फिर ये डिसाइड होगा कि किस तरह से एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। देखो, जब भी कोई एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो सही तरीके से इवैल्यूएट हो। अगर वो सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं होगा तो उसका आउटपुट जो है वो हर बार अलग आएगा। तो कंपाइलर किस तरह से डिसाइड करेगा सी के अंदर
कि कौन से एक्सप्रेशन को पहले एग्जीक्यूट करना है, किस एक्सप्रेशन को बाद में एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो डिसाइड किया गया कि हर ऑपरेटर को एक प्रायोरिटी दी गई। जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हायर होगी उसको पहले इवैल्यूएट किया जाएगा, जिसकी लोअर होगी उससे। अब क्योंकि कुछ ऑपरेटर्स जो हैं उनकी हायर प्रायोरिटी होती है दूसरों से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन लिया है जिसमें x इक्वल्स टू 7 + 3 × 2 है। अब जब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं तो हमें पता है कि 7 + 3 × 2 6, मतलब 7 + 6 जो 13 जो है वो इसका आउटपुट आएगा। मतलब x की वैल्यू 13 होगी, ना कि 20। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 7 + 3 पहले इवैल्यूएट करते हो तो क्या होगा 10 × 2 कितना हुआ 20। मतलब सेम एक्सप्रेशन को जब आपने अलग अलग तरीके से इवैल्यूएट किया तो उसका आउटपुट भी डिफरेंट आया। ठीक है, इसलिए जो ऑपरेटर्स हैं इनकी प्रेसिडेंस को डिसाइड किया गया कि हायर प्रायोरिटी क्या है। तो यहाँ पे हायर अगर जो ऑपरेटर्स हैं वो हम देखें तो एक तो प्लस है और एक है मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन को अगर हम कंपेयर करें तो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी हायर है एज़ कंपेयर टू प्लस। इसलिए मल्टीप्लिकेशन जिन ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो रहा है उनका एक ग्रुप बन जाएगा। मतलब ये एक ग्रुप हो गया और ये पहले रिजॉल्व होगा या इवैल्यूएट होगा एज़ कंपेयर टू इस एडिशन से। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस डिसाइड की गई। मतलब ये प्री डिफाइन है प्रेसिडेंस, ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर प्रेसिडेंस डिसाइड करते हो, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती हैं। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रायोरिटी जो है वो हायर है प्लस से, इसलिए पहले 3 × 2 जो है ये इवैल्यूएट होगा, उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो ऐड होगा 7 के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने इतने सारे ऑपरेटर्स देखे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि किसकी प्रेसिडेंस जो है वो हायर है। हम जब भी इवैल्यूएट किसी एक्सप्रेशन को लिखा है हमने, ठीक है, उसको हम चेक कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि इसका आउटपुट ये कैसे आया। तो हमें प्रेसिडेंस पता होनी चाहिए कि क्या प्रेसिडेंस है। जो सी का कंपाइलर होता है उसके अंदर प्रेसिडेंस जो है ऑपरेटर्स की वो डिसाइडेड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स होते हैं जैसे ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले ये रिजॉल्व होंगे और ये लेफ़्ट टू राइट होंगे। ठीक है, अब एसोशिएटिविटी का मतलब ये है कि अगर सेम ऑपरेटर आ गया, मान लो प्लस और प्लस 2 बार आ गया या मल्टीप्लिकेशन 2 बार आ गया, तो वो किधर से इवैल्यूएट होगा, वो राइट टू लेफ़्ट इवैल्यूएट होगा या लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे भी एडिशन होता फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट होता या राइट टू लेफ़्ट इवैल्यूएट होता। तो इसलिए ये एसोशिएटिविटी है वो डिफ़ाइन की गई है कि किस कैटेगरी के ऑपरेटर्स के लिए किस तरह की एसोशिएटिविटी होगी। तो पोस्ट फिक्स के लिए एसोशिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट। हमने यूनरी ऑपरेटर्स देखे थे, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, इनकी एसोशिएटिविटी होती है राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव जो ऑपरेटर्स हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, मॉडुलस है, इनकी एसोशिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट। एडिटिव जो है उनकी होती है लेफ़्ट टू राइट, जैसे प्लस माइनस है। इसका मतलब ये है कि अगर प्लस साइन 2 बार कंटिन्यूसली आ रहा है तो वो लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा, राइट। शिफ्ट ऑपरेटर्स जो हैं उनकी एसोशिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होगी। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो प्रेसिडेंस हम डिसाइड कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेटिव की हायर प्रायोरिटी है एज़ कम्पेयर टू एडिटिव ऑपरेटर्स, एडिटिव ऑपरेटर्स की हायर प्रायोरिटी है एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट। तो जो टॉप है इस टेबल के अंदर, जो टॉप पे है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है और जो लास्ट में है उसकी प्रायोरिटी है लोवेस्ट। ठीक है, ये हमारी जो टेबल है वो हाई टू लो प्रायोरिटी को शो कर रहा है। तो इस यहाँ पे शिफ्ट की लेफ़्ट टू राइट है। फिर रिलेशनल जो ऑपरेटर्स हैं उनकी भी लेफ़्ट टू राइट एसोशिएटिविटी होती है। इक्वालिटी के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी लेफ़्ट टू राइट होगी। बिटवाइज एंड है,
फिर बिटवाइज एंड से कम होगी एक्सॉर की, और अगर और बिटवाइज की बात करें हम तो इसकी प्रायोरिटी एक्सॉर से कम होगी लेकिन लॉजिकल एंड से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह से और की एंड से कम होगी, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर्स आ गए और फिर हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि ये इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऐसा नहीं है कि x इक्वल्स टू 7 जो है वो इसको पहले असाइन हो गया। सबसे पहले इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव की हायर होती है एडिटिव से, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन होगा और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है, और असाइनमेंट ऑपरेटर की लास्ट प्रायोरिटी है तो उसके बाद वैल्यू को असाइन किया जाएगा। तो कंपाइलर जो होता है वो जब भी किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन फाइंड आउट करता है तो उसका जो इवैल्यूएशन होता है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बेसिस पे होता है और एसोसिएटिविटी की बेसिस पे कि लेफ़्ट टू राइट इसको इवैल्यूएट करना है या राइट टू लेफ़्ट करना है। इसके साथ ही हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो कंप्लीट होती है, एलिमेंट्स ऑफ सी, जिसमें हमने पढ़ा कि कैरेक्टर सेट क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसकी हेल्प से हम इसको ऑपरेटर्स को और ज़्यादा इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।